नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद चुनाव नतीजों की। हालांकि चुनाव नतीजे अब देरी के साथ आने की उम्मीद है, क्योंकि नतीजे जो आने वाले थे उसकी मतगणना जो है उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। अलग अलग इसके कारण हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज 15 राज्यों की जो कुल सीटें थी, 57 सीटें जहां पर राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन होना था, जिसमें से कुल मिलाकर 41 जो उम्मीदवार थे वो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके थे। लेकिन 16 सीटों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव आज संपन्न हुआ, जहां पर जो महत्वपूर्ण राज्य हैं बता दें कि राजस्थान जहां पर 4 सीटें, हरियाणा से 2, कर्नाटक 4 और महाराष्ट्र 6, यानी कुल मिलाकर इन 16 सीटों पर आज मतदान हुआ है। और बीजेपी बनाम अन्य, मैं कह सकता हूं कि जो लड़ाई है वो कांटे की नजर आई है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान और साथ ही साथ महाराष्ट्र से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पर मतगणना का काम अब कुछ विलंब हो रहा है उसमें, क्योंकि अलग अलग रीज़न हैं। जो कैंडिडेट या फिर पार्टी हैं जिनका सपोर्ट था वो चुनाव आयोग से वहाँ पर शिकायत कर रही हैं। तो इस पूरे के पूरे चुनाव नतीजों को भी समझेंगे जैसे हमारे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जो गठबंधन या फिर जो समीकरण बन रहे थे उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं, सांसद राज्यसभा, सर स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, सर आपका स्वागत है। और चक्षु जी राय हमारे साथ हैं, PRS से, आपका चक्षु जी स्वागत है। चक्षु जी, सबसे पहले तो आमतौर पर हम देखते हैं जो एक परंपरा, मैं कहूँ, नतीजों को लेकर राज्यसभा में नजर आती है, कमोबेश उसी को भी आज हम देख रहे हैं कि जो 5 बजे से मतगणना शुरू होनी थी और हम सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद अगले 1 से 1.5 घंटे में चुनाव नतीजे हमारे सामने होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी विलंब है। और हर बार की तरह यहाँ पर भी कुछ जगहों पर शिकायतें हैं और जो पीठासीन अधिकारी हैं खासतौर पर उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच रही हैं। जो राज्यसभा के चुनाव रहते हैं वो बाकी सभी चुनावों से अलग रहते हैं, और वो अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। जो राज्यसभा का चुनाव है वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होता है, और ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है इसमें जब मतगणना की जाती है तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ ये रही कि 2002-2003 में संसद ने एक कानून पास किया था, और उस कानून के अंतर्गत जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें जब चुनाव का जो वोट डालने के लिए MLA जाते हैं तो अगर वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं तो उन्हें अपना जो मत है वो उन्हें अपनी पार्टी के ऑफिसर को दिखाना होता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और अभी जो शिकायतें सुनने में आ रही हैं वो इस वजह से रिलेटेड हैं कि कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि जो मत है वो दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, या किसी ने देख लिया। और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कि इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसमें जो चुनाव अधिकारी हैं उनको वीडियो फुटेज देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चुनाव वीडियोग्राफी की जाती है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और उसी के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा कि किस MLA का वोट रखा जाए और किस MLA का वोट खारिज किया जाए। और दक्षिण ये साफ है कि इन चुनाव में जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमने देखा कि पिछले जो अनुभव हैं कि कई सारे जो वोट है वो इसी आधार पर निरस्त भी किए गए पहले। जी, सीक्रेसी ऑफ बैलेट डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल आधार है, और जब इस ओपन बैलेट सिस्टम की बात करी गई थी इस 2002 के बिल में, तो इस बिल को चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो बहुत ज़रूरी है, बट सीक्रेसी ऑफ बैलेट इस मुकाम पर ना हो कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ही सबवर्ट हो जाए। इस कानून के बनने से पहले ये देखा गया था कि काफ़ी MLAs क्रॉस वोट कर रहे थे, और क्रॉस वोटिंग की वजह थी उन पर दबाव डालना या पैसे का लालच दिया जाना उनको दूसरे वोट डालने के। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद कानून बना सकती है कि जो सीक्रेसी है वोट है उसको हटा के एक ओपन बैलेट सिस्टम किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए हैं कि वो ओपन बैलेट कैसे हो।
अब जैसे कि उस रूल में ये भी कहा गया है कि अगर आप एक एमएलए हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप अपने ही पार्टी के ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपना वोट दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी और पार्टी के ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपना वोट दिखाया तो आपका वोट खारिज माना जाए। तो ये कुछ तकनीकी चीजें हैं जो राज्यसभा चुनावों के साथ जुड़ी होती हैं जी। और इन तकनीकी चीजों की वजह से जो मतगणना 5 बजे शुरू हुई थी, उसमें जो उसका रिजल्ट है उसमें आने में समय लग सकता है। ओके डॉक्टर नलिन सर, जिस तरीके से हम देख रहे थे जो आंकड़े हैं, जो अनपोज्ड नंबर्स आए, उसमें 17 जो है एनडीए के नंबर्स जो राज्यसभा उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। यूपीए की जो संख्या बल है वो करीब 10 के आसपास और अन्य के खाते में करीब 14 है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इन 16 सीटों पर पार्टी का जो गणित है अलग अलग राज्यों में, चाहे वो नंबर्स विधानसभा में देखें या फिर जो अन्य या फिर निर्दलियों के समर्थन की बात है, क्या आप लोगों की होप या उम्मीद नजर आती है? नहीं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए आगे बढ़ रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो सब के सब विजयी होंगे। और आज बहुत सारे एमएलए दूसरे दलों में भी ऐसे हैं जो माननीय मोदी जी की नीति से प्रभावित हैं और वो वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देंगे। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं हरियाणा और ख़ासतौर पर राजस्थान में, वहाँ पर खबर यह है कि कुछ बीजेपी के जो वोटर हैं यानी कि विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकती है, एक कयास है। जो खबर की पुष्टि नहीं है उसके बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज पूरा देश माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को सराहा रहा है और उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों में भी है। जब हम लोग कभी अलग बैठ के बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं उससे देश बहुत प्रगति कर रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि और माननीय मोदी जी की लीडरशिप निखरी है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। रामकृपाल सर, क्योंकि राज्यसभा चुनाव कहते हैं कि पूरा का पूरा जो गेम है वो नंबर्स और मैनेजमेंट का है। इस बार जिस तरीके से हमने देखा अलग अलग राज्यों में, चाहे वो सत्ताधारी दल हों या फिर बीजेपी या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, कैसे मैनेजमेंट नज़र आया है? हालांकि नतीजे थोड़ी देर बाद सामने आएंगे। देखिए, चूँकि अभी तक नतीजे नहीं आए हैं इसलिए कोई टिप्पणी करना क्या फाइनल होगा, लेकिन एक बात तो यह है कि बीजेपी ने जो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट उतारे हैं, जिनका मतलब अपनी संख्या के हिसाब से, मुझे लगता है कि उनके जीतने में कोई किसी तरह का मुझे कोई आशंका नहीं है कि वो उसमें से कोई गड़बड़ होगा। रही बात कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थन था, वो कितने सफल होते हैं नहीं, वो उसके लिए दिलचस्प 2 जगह हैं, बल्कि 3 कह लीजिए, एक राजस्थान, एक हरियाणा और एक महाराष्ट्र। यहाँ पे तो ये था कि भाई कैसे, तो अब जो नतीजे खुल के आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो कुछ लोगों ने शिकायत की है और कहीं पोलिंग अधिकारी ने उस शिकायत को मान लिया है, कहीं नहीं माना है, तो वे लोग सीधे चुनाव आयोग में गए हैं और अब वो फुटेज मंगाए जाएंगे। मुझे याद आ रहा है गुजरात का, एक बार आपको याद होगा कि अहमद पटेल का जब जैसे चयन हुआ था, उसमें भी ये सब हुआ था और एक वोट बाद में वो खारिज कर दिया गया था, दिखाने का ही सारा मामला था। इसमें अब अलग अलग जो अभी तक खबरें, अपुष्ट खबरें हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, जैसे खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों ने उसमें ये जो चुनाव प्रक्रिया है असल में जो ये है कि आप पार्टी का जो आधिकारिक व्यक्ति वहाँ बैठा है उसको दिखाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर वो कहीं से जो व्हिप जारी है पार्टी का उसका उल्लंघन कर रहा है तो वो बाद में पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि इन्होंने पार्टी का कहना नहीं माना, चले गए। तो एक डर जो होता है, अब किसी ने मान लीजिए कि पार्टी के व्हिप को डिफाई करते हुए भी कुछ किया तो उन्होंने दूसरे को दिखा दिया या दूसरे के हाथ में, जिसमें बैलेट पेपर को आप दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते, अपने हाथ में रखेंगे, सिर्फ दिखा सकते हैं। ऐसे भी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कभी देर रात तक अगर तो जो शिकायतें किसी की भी जेन्युइन पाई जाती हैं तो परिणाम बदल भी सकते हैं, और अगर शिकायतें जेन्युइन नहीं पाई जाती जो जैसा कि अभी तक रहा है, तो मुझको लगता है कि जिनके जितने थे गणित के हिसाब से, कांग्रेस राजस्थान में
मुझे लगता है ऐसा कि गहलोत जी अपने जितने उनके कैंडिडेट थे उनको कर ले गए हैं, उनका बेड़ा पार हो गया है। और जो बीजेपी की तरफ से मतलब एक था जिनको बीजेपी कैंडिडेट नहीं थे, बीजेपी समर्थित में कह सकते हैं, वो एक तरह से मतलब हालांकि ऑफिशियल भी नहीं है, लोग कहते थे कि बीजेपी ऐसा चाहती है, तो मुझको लगता है कि अब ये कयास है। लेकिन हरियाणा में जैसे कि उन्होंने एक जो इंडिपेंडेंट जिनका नाम समर्थित बीजेपी की तरफ से थे, अब उन्होंने शिकायत की है, तो अगर 2 वोट उन्होंने कहा है कि ये 2 वोट कांग्रेस के हैं निरस्त किए जाएं, अगर वो 2 वोट निरस्त हो जाते हैं तो बहुत हद तक परिणाम, जैसा मैंने कहा ना कि इन 2 राज्यों में और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के बारे में कोई खबर उस तरह की मिल नहीं रही है, लेकिन दिलचस्प होगा। तो एक पहला तो ये है कि अगर कहीं से सब जो भी हुआ है सही है कि कोई वोट कैंसिल नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि जो पार्टियों ने जितने लोगों को ऑफिशियली जो कैंडिडेट हैं वो निकाल ले जाएंगे, और ये जो इंडिपेंडेंट बाकी लोग जो खड़े हैं जिस तरह से, और इंडिपेंडेंट ने किस तरह की पोलिंग की है ये डिपेंड करेगा। तो मैं अभी कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा, बट पार्टियां की जो आधार, जितने विधायक के आधार पर उनकी जो क्लियर कट सीटें अपने ऑफिशियल जो कैंडिडेट है मुझे वो लगता सीट है निकाल कि लेंगे। वो करीब करीब निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज जो अनिल जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद उस चुनाव से आए हुए हैं, आमतौर पर चुनाव में कितनी भी क्लैरिटी हो राज्यसभा में जब मतदान होता है कैंडिडेट को लेकर, वहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं या फिर जो दल होते हैं ख़ास तौर पर, वो कई बार मैं कहूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तब भी ऑब्जेक्शंस, ये एक मैं कहूँ कि परंपरा सी होती है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मैं इस चीज़ में चुनाव आयोग की मैं प्रशंसा करूँगा कि वो लोग निष्पक्ष होकर इस मामले में अपना डिसीजन देते हैं। एक्चुअली एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है राज्यसभा चुनाव का, सेकंड प्रेफरेंस का वोट, थर्ड प्रेफरेंस वोट। आपने सुना होगा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। तो जब आप उन सेकंड प्रेफरेंस के वोट की जो वैल्यू करते हैं और उसके हिसाब से जब गणना होती है, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, फिर उसमें पॉइंट्स में होता है। अगर आप देखें जैसे यूपी में था तो 37 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो पॉइंट में तो वोट नहीं होगा, तो 37 होगा या 38 होगा, बैलेंस ट्रांसफ़र होगी वैल्यू। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका पहलू होता है, और वो कई बार कैंडिडेट को जिताने में या उसकी हार में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तक्षु जी, ये जो अनिल सर कह रहे हैं कि प्रेफरेंशियल जब नंबर 1, 2, 3 के साथ काउंटिंग और उसका जो बेस होता है वो फर्स्ट राउंड में कितना इजी है, और जैसे जैसे अगले राउंड की तरफ वो बढ़ता है वो कितना क्रूशियल हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा कांटे का मुकाबला बन जाता है। रविंद्र जी, अनिल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है और जो थर्ड प्रेफरेंस वोट है वो कैसे आता है और कितना ये ज़रूरी है। अगर आप देखें तो जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो तभी, वोटिंग में तभी होती है जब नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा होता है तब वोटिंग की बारी आती है। नहीं तो वैसे तो जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि सारे कैंडिडेट्स अनकंटेस्टेड जीत जाते। अब जब बात आती है कि जब वोटिंग शुरू होती है तो जिस राज्य में वोटिंग हो रही है वहां पे नंबर ऑफ एमएलए के हिसाब से कोटा डिसाइड किया जाता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को पहले वो कोटा अचीव करना होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में कितने लोगों को वो कोटा अचीव हो गया। तो जो लोग उस कोटे को अचीव कर लेते हैं तो उन्हें फिर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई वो चुनाव जीत गए। उनके जो अतिरिक्त वोट होते हैं वो फिर बाकी लोगों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और जब ये जो प्रोसेस बनाया जा रहा था हमारे संविधान के अंदर, तब उसके पीछे कारण था, और वो कारण ये था कि कोई भी वोट वेस्ट ना जाए। तो जस्ट सिर्फ ये हुआ कि भाई आपने जिस उम्मीदवार के लिए वोट किया था तो ऐसा ना हो कि अगर वो उम्मीदवार ना जीत रहा हो तो आपका वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वोट होते हैं वो फिर दूसरे राउंड में जाते हैं, और अगर आपको पहले राउंड में आपने कोटा अचीव नहीं किया है तो फिर ये देखा जाता है कि दूसरे राउंड में आपको बाकी जो वोट मिले
उसके हिसाब से कोटा अचीव हुआ, और नहीं हुआ तो फिर वो तीसरे राउंड तक जाता है। तो इस करके ये मतगणना होती है। जब संविधान बन रहा था और इस बारे में इन सब की बातचीत हो रही थी, तब ये सोचा गया था कि अगर सिर्फ सिंगल जिसे कहते हैं जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से अगर राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो जो पार्टियां बहुमत में है राज्य में, सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट जीतेंगे। तो मान लीजिए अगर किसी राज्य में एक पार्टी के 40 एमएलए हैं, दूसरी पार्टी के 60 एमएलए हैं, तो अगर मेजॉरिटी वोट होगा तो जितने राज्यसभा के एमपी आएंगे उस राज्य से, तो वो सिर्फ उसी पार्टी के आएंगे जिसके पास 60 एमएलए हैं, क्योंकि विनिंग हर बार जो विनिंग वोट होगा वो 60 का पड़ेगा और उस बड़ी पार्टी को वो सारे राज्यसभा एमपी मिल जाएंगे। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम था, ये इसलिए डिजाइन किया गया ताकि राज्य में ऐसी भी पार्टियां जिनके पास बहुमत नहीं है, उनको भी अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजने का मौका मिले, ताकि वो राज्यसभा में जाके अपनी बात को, अपने राज्य की बात रख सके। ओके रामगोपाल सर, जो खबर इस वक्त है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और वो इलेक्शन कमीशन पहुंची है। हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और वो इलेक्शन कमीशन पहुंची है। और सब जगह से जो एक ही आरोप है वही है कि मतपत्र को दिखाया गया है, यानी कि जो पोस्टल जो बैलेट है उसकी सिक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं की गई है। हाँ, वही जैसा मैंने कहा ना कि अभी देखिए हमारे मित्र ने जो भी बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि किस तरह से संविधान की जो मूल भावना थी हमारे संसद की, कि किस तरह से वोट वेस्ट न जाए, इसका था। अब क्या है कि ये जो बातें हुई हैं, जैसा मैंने कहा, देखिए पूरा प्रोसेस जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। अगर जो नियम मैंने वही कहा ना कि अपने प्रायोरिटी के ऑफिशियल जो बंदा बैठा है उसको अगर नहीं भी दिखाया है तो भी मुझे लगता है इनवैलिड हो सकता है, और दिखाया करके या उसके अलावा किसी को आपने दिखाया है या किसी के हाथ में दे दिया, जैसे शिकायतें आ रही हैं। अब वो कांग्रेस भी शिकायत कर रही है, बीजेपी भी शिकायत कर रही है, और हरियाणा में तो एक मतलब ऑफिशियली नहीं, जो निर्दलीय हैं जो खड़े हुए थे, जिनको शायद कहा जा रहा है बीजेपी समर्थन चाह रही थी, उन्होंने शिकायत की हुई है। उनकी शिकायत को तो वहाँ के चुनाव अधिकारी ने माना नहीं, तो वो फिर सीधे इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, अगर जैसा कि ये चुनाव आयोग इस बारे में बहुत निष्पक्ष निर्णय देगा, जो कानून है अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो निश्चित तौर पर उसका वोट इनवैलिड होगा। और जैसा वो कह रहे थे कि फिर बाद में जब वोट इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इसमें हार जीत का बहुत मामूली फर्क है, फिर वो सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस इस पे काउंटिंग होती है। तो अब चूंकि अभी तक और ये 3 राज्यों से शिकायत मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट ये मामला जाएगा, आसानी से नहीं, क्योंकि वहाँ से सारे फुटेज आएंगे, इलेक्शन कमीशन देखेगा कि शिकायत जेन्युइन है या नहीं है। तो अब ये इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर वोट कैंसिल होते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम भी आश्चर्यजनक बदलावजनक होंगे। अनिल सर, क्योंकि जो दिखाने का एक मैं कहूँ कि पैटर्न, परंपरा या पार्टी का एक अपना वेब मैं कहूँ इसे, कि ऑफिशियल जो वहाँ पर एजेंट हैं पार्टी के, क्या उनको दिखाना होता है, वो कंपलसरी है, या फिर उनके अलावा अगर किसी को आप दिखा रहे हैं तो नहीं? देखिए उसमें क्या है, जो पार्टी का एक बैठा है जो वहाँ पे व्यक्ति बैठा है उसको वोट दिखाना होता है। उसमें भी कई बार दिक्कतें क्या आती है कि आपने जैसे वोट दिखाया तो आप तो उसको दिखा रहे हो, लेकिन किसी दूसरे ने, मतलब जैसे दूर से दिखाते हैं ना, तो ऐसे हो गया, तो दूसरे ने, सब वहीं अगल बगल बैठे हैं, तो वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी है उसमें। कई बार क्या होता है, लोग वोट फाड़ देते हैं, ये भी हो जाता है, मतलब फट गया या फाड़ दिया गया, फिर दोबारा मतपत्र दिया जाता है, फिर वो दिखाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं, उस पे भी ऑब्जेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत का जो चुनाव आयोग है वो फुल प्रूफ सिस्टम है उसमें। और जैसा कि अभी रामकृपाल जी ने बताया कि वीडियो फुटेज पूरे उसका रहता है, उसको देख के चुनाव आयोग निर्णय लेगा, और मुझे लगता है ये निश्चित रूप से सर्वमान्य भी होगा। चक्षु जी, ये थोड़ा सा मैं इसमें और चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि ये जो दिखाने की परंपरा या जो रूल है, ये क्या है, किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है?
आपका माइक शायद म्यूट है चक्षु जी। कविंद्र जी, जो राज्यसभा के चुनाव में जो तकनीकी चीजें हैं वो 2-3 तरीके से हैं। एक बात है दिखाने की, क्योंकि ये ओपन बैलेट वोट होता है, तो अगर आप मान लीजिए पार्टी ए से हैं तो आप अपना बैलेट सिर्फ पार्टी ए के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट दिखाया तो आपका वोट खारिज माना जाएगा। पहली तो ये तकनीकी बात हो गई। अगर आपने अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट नहीं दिखाया तो भी आपका वोट खारिज होगा। अगली तकनीकी बात आती है कि जो बैलेट पेपर होता है उस पर आप लिखते कैसे हैं। तो हर राज्यसभा चुनाव के लिए हर राज्य में इलेक्शन कमीशन एक खास पेन रखता है और जो एमएलए वोट कर रहे होते हैं उन्हें सिर्फ उसी पेन को इस्तेमाल करके अपने वोट पर प्रेफरेंस को मार्क करना होता है। तीसरी चीज ये आती है कि किस तरह से प्रेफरेंस को मार्किंग की जाए, ये भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो कैसे करना है। तो जो मार्किंग है वो आप अंक के हिसाब से करते हैं, आपको नंबर लिखना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 1 नंबर लिखना था किसी कैंडिडेट के आगे और आपने 1 नंबर ना लिख के जो नंबर 1 है वो ना लिख के आपने ONE1 लिख दिया तो भी आपका वोट खारिज हो जाता। तो अब जैसे आसाम में इसी साल जो चुनाव हुआ था वो उसमें एक वोट इस बात से खारिज हो गया था कि जो नंबर लिखा था वो न्यूमरल नहीं लिखा था, वर्ड लिख दिया गया था। तो ये सारी कुछ तकनीकी पेचीदगियां हैं जिसको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि कई पार्टियों ने अपने एमएलए जो कि पहली बार चुन के आए थे उनके लिए ट्रेनिंग भी करी थी कि उनको समझाया जाए कि इस इलेक्शन में कैसे वोट किया जाता है। और पार्टियां काफी स्ट्रेटेजिक रूप से ये भी डिसाइड करती हैं कि कैसे एमएलए वोट करने जाएंगे और उनके एमएलए में कितने एमएलए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किसको देंगे और अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे और अपना थर्ड प्रेफरेंस। तो ये काफी एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज रहती है जब राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट की बात उठती है। जी, और इस बीच जो अपडेट मिल रहा है कि महाराष्ट्र में भी काउंटिंग को रोकना पड़ा है और वहाँ पर भी 3 जो MVA के एमएलए हैं उनके खिलाफ आरोप लगे हैं कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। और वहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही, क्योंकि एक बार अगर होल्ड होती है काउंटिंग तो परमिशन के बाद ही उसको रिटेन दोबारा से रिकंटिन्यू किया जाएगा। एक जो चीज़ चक्षु छूट गई, मैं चाहूँगा जो अनिल सर कह रहे थे कि जब जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो कि पार्टी के वहाँ पर मैं कहूँ कि जो मेंबर्स या फिर जो वोटिंग के वक्त उनके काउंटर पर लोग होते हैं, कई बार उनकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि आप एक्स को दिखाना चाहते हैं लेकिन वाई वाले ने देख लिया। हाँ, देखिए अब ये तो कविंद्र जी सिचुएशन से सिचुएशन पर डिपेंड करता है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इन सभी जो इलेक्शन होते हैं उसकी वीडियोग्राफी करता है ताकि वो देख सके कि वोट किसको दिखाया गया है। थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी बात कर रहे थे कि गुजरात में जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें भी ये बात उठी थी कि एक एमएलए ने अपना वोट किस पक्ष को दिखाया था और ये तब इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात तब क्लियर हुई थी जब उस इंसिडेंट की वीडियोग्राफी देखी गई और ये देखा गया कि वो वोट ठीक आदमी को दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब इलेक्शन कमीशन उस वीडियो को देखे और फिर इन अलग अलग जो सवाल उठ रहे हैं उन पर अपनी वो राय रखे और ये कहे कि भाई वो वोट इंक्लूड होगा कि नहीं इंक्लूड होगा। बिल्कुल, यानी कि कुछ और घंटे वेट करना होगा, कुछ वक्त और इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये 16 सीटें और 4 राज्यों में जहां पर जो खबरें आ रही हैं अलग अलग वजहों से पार्टियां चुनाव आयोग के पास पहुंच रही हैं और मतगणना का काम फिलहाल रोका गया है। और देखना होगा कि जो वीडियोग्राफी है जो एक आखिरी विकल्प जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो चुनाव आयोग पहले देखेगा और उसके बाद वहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रूल करता है या उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही चुनाव नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।